हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एनिमल्स इन प्रिजन का एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। मैं इस चैप्टर के पहला जो वीडियो बनाया हूं उसमें एनिमल्स इन प्रिजन का जो इंट्रोडक्शन है यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमल्स इन प्रिजन का पैराग्राफ नंबर 1 से आगे पढ़ाऊँगा। देखिए पैराग्राफ नंबर 1 में क्या लिखा गया है, हम लोग अब समझते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है, For 14.5 months I lived in my little cell or room in देहरादून गोल, यहाँ पे गोल लिखा है लेकिन पढ़ेंगे जेल। And I began to feel as if I was almost a part of it। देखिए देहरादून जेल में जवाहरलाल नेहरू को 14.5 महीने रहना पड़ा था। और ये 14.5 महीने जब देहरादून जेल में रहे थे तो इनको ना फील होने लगा था। क्या होने लगा था? इनको फील होने लगा था, इनको ना महसूस होने लगा था कि जैसे ना ये छोटा सा जो रूम है, छोटा सा जो सेल है जेल का, उसी का एक पार्ट बन गए, एक हिस्सा बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम भी कहीं पे रहेंगे, कोई ऐसे छोटे से रूम में रहेंगे, छोटा सा कमरा में रहेंगे, अगर ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह रह जाएंगे तो हम लोग को भी ऐसा लगने लगेगा जैसे हम ना इस रूम का, इस सेल का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। तो यही फीलिंग आ रही थी जवाहरलाल नेहरू को जब वह देहरादून जेल के छोटे से सेल में बंद थे। देखिए आगे वह क्या कहते हैं। I was familiar with every bit of it. I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। जिस सेल में इनको रखा गया था, जिस रूम में रखा गया था, ठीक है, उस रूम में बहुत सारे मार्क थे, बहुत सारे निशान थे, डेंट, बहुत सारे दरार थे। और वो जो उस रूम का जो दीवार था वह सफ़ेद कलर का था, यानी चूना से रंगाई किया गया था। तो उस चूना किए हुए दीवार पे जो भी डेंट था, जो भी दाग था, जो भी मार्क था, जो भी निशान था, वो सब से ये क्या हो गए थे? फैमिलियर हो गए थे, परिचित हो गए थे। आगे कहते हैं द अनइवन फ्लोर, और उस सेल का जो फर्श था, उस सेल का जो, उस रूम का जो ज़मीन था वो अनइवन था, उबड़ खाबड़ था, उससे भी ये फैमिलियर हो गए थे, परिचित हो गए थे। एंड द सीलिंग विथ इट्स मॉथ ईटन राफ्टर्स, और सीलिंग मतलब होता है छत, उनके सेल का जो छत था जिसमें राफ्टर्स लगल था। राफ्टर्स होता है लकड़ी का एक बना हुआ होता है जो छत के नीचे लगल रहता है, जिसे धौरन कहते हैं। तो ये राफ्टर्स जो था इनके रूम का जो छत था, और छत का जो राफ्टर्स था जिसमें दीमक लगा हुआ था, उससे ये भी भली भांति परिचित हो गए थे। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, जिस सेल में इनको रखा गया था उस सेल का जो दीवार था वो सफ़ेद कलर का था, उससे बहुत सारे निशान थे, ये दाग धब्बे थे, वो सबसे ये फैमिलियर यानी परिचित हो गए थे। और इनका जो सेल था उसका जो ज़मीन था, जो फर्श था, वह उबड़ खाबड़ था, उससे भी ये परिचित हो गए थे। इनके सेल का, इनके कोठरी का जो सेलिंग था, जो छत था, उसमें राफ्टर्स लगल था, धरन लगल था, और उस धरन में क्या था? मॉथ ईटन, और उसको ना दीमक खैले था। इस सब से ही भली भांति परिचित हो गए थे। देखिए आगे वह क्या कहते हैं। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ओल्ड बिट्स ऑफ ए स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए जिस सेल में इनको रखा गया था, जिस कोठरी में इनको रखा गया था, उसके ना सामने एक लिटिल यार्ड था, मतलब उसके बाहर ना एक छोटा सा खाली जगह था, छोटा सा एक आंगन था। ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन्स एज ओल्ड फ्रेंड्स। जब ये उस यार्ड में निकलते थे, उस आंगन में निकलते थे, तो वहाँ पर ना बहुत सारे इनको घास का गुच्छा देखने को मिलता था। टफ्स ऑफ ग्रास का मतलब था घास का गुच्छा, और उसके बाद इसमें लिखा है स्टोन, और इनको ना बहुत सारे वहाँ पे पत्थर भी दिखते थे। और ये सभी पत्थर और ये घास के जो गुच्छे होते थे, इनको ना पुराने मित्र की तरह लगने लगे थे। देखिए आगे कहते हैं आई वॉज नॉट एलोन इन माई सेल। ये कहते कि मैं अपने सेल में, मैं अपने छोटे से कोठरी में, मैं अपने छोटे से रूम में अकेले नहीं था। फॉर सेवरल
कॉलोनीज ऑफ वेब्स एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। ये कहते हैं कि मेरा जो सेल था उसमें ना बहुत सारे वेब्स और हॉर्नेट्स, मतलब वेब्स मतलब होता है तताया, हॉर्नेट्स का मतलब होता है जो बिरहनी नहीं होता, उसी को हम लोग वेब्स या हॉर्नेट्स कहते हैं, जिसे तताया भी कहा जाता है। तो इनका जो छोटा सा सेल था उसमें बहुत सारे वेब्स और हॉर्नेट्स भी रहा करते थे, उनका कॉलोनी था, उनका घर था। एंड मेनी लिजार्ड्स फाउंड ए होम बिहाइंड द राफ्टर्स, और बहुत सारे जो लिजार्ड्स थे, बहुत सारी जो छिपकलियाँ थी वो भी राफ्टर्स के बिहाइंड मतलब पीछे में अपना घर बना रखी थी। आगे लिखल है इमर्जिंग इन द इवनिंग्स इन सर्च ऑफ प्रे। ये जो लिजार्ड सब थी ना, मतलब इवनिंग में यानी शाम के समय में, सर्च ऑफ प्रे मतलब भोजन के तलाश में, प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार के तलाश में ये शाम के समय में निकलती थी। If I thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surroundings, the very air of that cell must be thick with them, and they must cling to every object in that little space। ये कहते हैं कि हमारा जो सेल था ना, बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी भावनाओं से वो भरा हुआ था, और मैं अपने सेल में बिल्कुल भी अकेले नहीं था। वहाँ पे ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं थी, बहुत सारे जीव जंतु थे, और वो सबसे ना मैं क्लिंग हो गया था, मैं जुड़ गया था। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज व्हिच वाज वेरी प्रीशियस टू मी। देखिए इसमें लिखा गया है आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे दूसरे जेल में इससे बेहतर सेल मिला था, इससे बेहतर रूम मिला था। बट इन देहरादून, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज, लेकिन देहरादून जेल में ना इनको एक खास मतलब विशेषाधिकार प्राप्त था। प्रिविलेज का मतलब था विशेषाधिकार, यानी इसे ना हम विशेष सुविधा भी कह सकते हैं। इनको ना स्पेशल एक सुविधा दिया गया था व्हिच वाज वेरी प्रीशियस टू मी, जो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, बहुत ज़्यादा कीमती था। देखिए देहरादून जेल में तो ये रहे ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जेल में रहे हैं, लेकिन देहरादून जेल में ना इनको जो सुविधा दिया गया था, इनको जो एक विशेषाधिकार दिया गया था, वह इनके लिए बड़ा प्रीशियस था। आगे देखिए क्या लिखा गया है द जेल प्रॉपर वाज ए वेरी स्मॉल वन एंड वी वेयर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स बट विद इन द जेल कंपाउंड। देखिए ये कहते हैं द जेल वाज प्रॉपर वाज ए वेरी स्मॉल, जिस जेल में इनको रखा गया था देहरादून के जेल में, और बहुत ज़्यादा छोटा था, स्मॉल था। एंड वी वेयर केप्ट इन ओल्ड लॉकअप, और इनको ना रखा गया था ओल्ड लॉकअप में। कहाँ पे रखा गया था? ओल्ड लॉकअप में। आउटसाइड द जेल वॉल्स बट विथ इन द जेल कंपाउंड, और ये जो ओल्ड लॉकअप था वो कहाँ पे था? जेल के कंपाउंड में ही था, जेल के अंदर में ही था। दिस प्लेस वाज सो स्मॉल दैट देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट। मतलब जिस सेल में इनको रखा गया था ना, वो जो मतलब सेल था ना, उसमें ना जगह बहुत कम था, इतना कम जगह था ना कि अपने रूम में, अपने कोठरी में, अपने सेल में वॉक टहल भी नहीं सकते थे। एंड सो वी वीआर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स। देखिए जिस सेल में इनको रखा गया था वो बहुत ज़्यादा क्या था? स्मॉल था, बहुत छोटा था। ये उसमें वॉक भी नहीं कर सकते थे, यानी टहल भी नहीं सकते थे। इसीलिए इनको ना अलाउ किया गया था, परमिशन दिया गया था मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह और शाम में। किस लिए? गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। उनको बोल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को कि अपना जेल का जो गेट है उसमें ना आप टहलते हुए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कब? द सुबह और शाम में। और इनका जो सेल था और सेल से जो जेल गेट की दूरी थी ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, लगभग 100 गज की दूरी थी। और ये सुबह शाम अपने सेल से निकलते थे और जेल के गेट तक जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। यही विशेष सुविधा इनको दिया गया था, यही प्रिविलेज दिया गया था। कहाँ? देहरादून जेल में। आइए आगे देखते हैं। वी रिमेन्ड इन द जेल कंपाउंड बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गेव us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance। ये कहते हैं we remained in the jail compound, हम लोग जो है जेल के कंपाउंड में ही रहते थे। बट दिस कमिंग आउटसाइड, लेकिन ये जो हम लोग बाहर निकलते थे, मतलब ये जेल में ही रहते थे छोटे से सेल में, लेकिन जब अपने सेल से बाहर निकलते थे, छोटे से कमरे से बाहर निकलते थे, द वॉल्स गेव अस ए व्यू,
ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स, जब ये बाहर निकल देते थे इनको ना बाहर का पहाड़ दिखता था, फील्ड्स खेत दिखता था, एंड ए पब्लिक रोड, और जो सार्वजनिक सड़क थी ना वो सड़क भी दिखती थी इनको, एट सम डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पर सार्वजनिक सड़क थी, पहाड़ थी और खेत जो थे वो सब इनको दिख जाता था। किनको? जवाहरलाल नेहरू को। कब? तो जब ये अपने छोटे से सेल से जेल के मेन गेट तक घूमने के लिए जाते थे सुबह और शाम में। देखिए आगे क्या कहते हैं ये, आगे इनके बारे में लिखा गया है, दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। ये कहते हैं कि ये जो प्रिविलेज दिया गया था, ये जो सुविधा दिया गया था, स्पेशल मेरे लिए नहीं था, स्पेशल मेरे लिए नहीं था, ये कॉमन था, ये मतलब जनरली बात था, ये सामान्य था। किसके लिए? तो जो ए क्लास और बी क्लास के जो प्रिजनर्स थे, जो क्लास ए लॉकअप में रहते थे, जो क्लास बी लॉकअप में रहते थे, उन सभी कैदियों को जेल गेट तक जाने का परमिशन दिया गया था। Within the compound but outside the jail walls there was another small building called the यूरोपियन लॉकअप। ये कहते हैं कि हम लोगों को ओल्ड लॉकअप में रखा गया था, वहाँ पे ए क्लास और बी क्लास के भी लॉकअप थे, वहाँ पे कैदी सब रहते थे। उसके साथ ही इसमें बताया गया एक और दूसरा स्मॉल बिल्डिंग था उसी जेल में ना, एक और दूसरा छोटा सा एक बिल्डिंग था जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल could have a fine view of the mountains and the life outside। इसमें लिखा गया है वो जो यूरोपियन लॉकअप था ना वो इनक्लोजिंग वॉल मतलब वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था, एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल, और यूरोपियन लॉकअप में जो कैदी सब थे वह सेल के अंदर से ही फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड, वो अपने सेल के अंदर बैठ कर ही बाहर के जो पहाड़ के जो खूबसूरत दृश्य था और बाहरी जो जीवन था उसको वो आसानी से देख सकते थे अपने सेल में बैठ कर ही। यूरोपियन convicts and other kept here were also allowed to walk in front of the jail gate every morning and evening। मैं दोबारा इसे बोल दे रहा हूँ, इसमें लिखा गया यूरोपियन कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी। क्या होता है? दोषी। तो यूरोप के जो दोषी सब थे एंड अदर, और बाकी जो दूसरे दोषी सब थे, केप्ट हियर वी आर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। यानी यूरोपियन लॉकअप में जो कॉन्विक्ट सब था, जो कैदी सब था ना, उसको भी सुबह और शाम में, यानी सुबह और शाम यानी मॉर्निंग और इवनिंग में जेल गेट तक जाने का परमिशन दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड जो पैराग्राफ है इसमें ना बताया गया है कि इनको ना बाकी और भी जेल में रखा गया था, लेकिन सबसे बढ़िया जेल इनको देहरादून जेल लगा, क्योंकि यहाँ पर इनको एक प्रिविलेज दिया गया था, एक सुविधा दिया गया था। और वो सुविधा क्या था कि इनको ना सुबह और शाम में जेल के गेट तक घूमने जाने का परमिशन दिया गया था, जो 100 गज की दूरी थी, और ये सुविधा इनको बड़ा अच्छा लगा। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 3 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं, ओनली ए प्रिजनर हु हैज़ बीन कॉन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन एप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ओनली ए प्रिजनर, सिर्फ एक कैदी ही, हु हैज़ बीन कॉन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स, जो बहुत दिनों तक ऊंची चहारदीवारी में कॉन्फाइंड यानी बंद रहा है, कैन एप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वही एप्रिशिएट कर सकता है, सराहना कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड एंड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। देखिए आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब बाहर जो ये सैर सपाटे जो होते हैं, बाहरी जो सैर सपाटे होते हैं, बाहर जो ये घूमने के लिए जाते थे, और बाहर जाने के बाद जो इनको खूबसूरत दृश्य दिखता था, तब बाहर टहलना और बाहर के जो खूबसूरत दृश्य को देखना, इसका जो मतलब वैल्यू था, इसका जो मूल्य था, इसका कौन सा मूल्य था? असाधारण और मनोवैज्ञानिक जो मूल्य था, इसका ना एप्रिशिएट कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है। कौन? जो बहुत दिनों तक जेल में बंद रहा है। देखिए जो व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है और वो जेल में रहते रहते बोर हो गया, अगर उसको बाहर घूमने का मौका दिया जाएगा और बाहर जब वो घूमने जाएगा, बाहर के जब खूबसूरत दृश्य उन्हें दिखेंगे तब वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। वही बात इसमें लिखा गया है कि एक वही इंसान प्रशंसा कर सकता है बाहर के खूबसूरत दृश्य को जिसको ना बहुत दिनों तक जेल में रखा गया है। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, I loved these outings and I did not give them up even
ड्यूरिंग द मानसून व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टॉरेंट्स एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर। देखिए ये कहते हैं आई लव्ड दिस आउटिंग, मुझे ना ये जो सैर सपाटे हैं, बाहर जो घूमने जो जाते हैं, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है, इनको इससे प्रेम है। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप, और ये मतलब नहीं रुकते हैं, मतलब हमेशा घूमने जाते ही है। इवन ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम में अगर तेज़ बारिश होती है तो उस टाइम भी ये छोड़ते नहीं हैं अपने जो ये आउटिंग्स है, सैर सपाटे छोड़ते नहीं हैं, ये घूमने के लिए जाते हैं। व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टॉरेंट्स, मतलब पूरे दिन ना एकदम गरज के साथ, टॉरेंट्स मतलब क्या होता है, गरज के साथ, यानी मूसलाधार बारिश भी होता है ना, फिर भी ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं। एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर, तेज़ बारिश होती है और टखने भर पानी रहता है ना, उस टखने भर पानी में भी ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं। आई वुड हैव वेलकम्ड इट आउटिंग इन any place, but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison। देखिए ये कहते हैं कि जब मैं बाहर निकलता हूँ घूमने के लिए, टावरिंग हिमालयाज यानी हिमालय पहाड़ की जो चोटी है, जब मैं उसे देखता हूँ ना तो मुझे ना क्या मिलती है, एडेड जॉय, मेरी जो खुशी ना वो बढ़ जाती है, और मेरा जो वेरीनेस होता है प्रिजन का, यानी जेल का जो वेरीनेस होता है, थकावन होता है, वो सब रिमूव हो जाता है, यानी दूर हो जाता है। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब तेज़ बारिश होती है, वो जो यार्ड होता है उसमें पानी लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ, पानी में ही जाता हूँ लेकिन जाता हूँ। और बाहर मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे हिमालय पहाड़ दिखते हैं, और उस पहाड़ को जब मैं देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, और मेरी जो जेल की जो थकान होती है, जेल में रहते रहते जो मैं बोर हो जाता हूँ, वेरीनेस हो जाता हूँ, वो जो हमारा थकावन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, इट वॉज माई गुड फॉर्चून that during the long period when I had no interviews and when for many months I was quite alone, I could gaze at these mountains that I loved। देखिए ये कहते हैं it was my good fortune, मतलब यह मेरा सौभाग्य था, that during the long period when I had no interview, जब लॉन्ग पीरियड बहुत दिनों तक मुझसे कोई इंटरव्यू करने के लिए नहीं आता था, मिलने के लिए नहीं आता था, एंड वेन फॉर मैनी मंथ्स, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक अगर हमसे कोई इंटरव्यू करने नहीं आता, मुझसे मिलने के लिए नहीं आता था। आई वॉज क्वाइट एलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला रहता था। आई कुड गेज एट दिस माउंटेन्स दैट आई लव, तो मैं इन्हीं माउंटेन्स में, इन्हीं पर्वतों को गेज, निहारा करता था, जिसे मैं लव करता हूँ, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। देखो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब कोई भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आता था, उस टाइम मैं बिल्कुल अकेला रहता था, और जब मैं अकेला रहता था तो मैं इसी पर्वत को, इसी पहाड़ को देखा करता था, जिससे मुझे क्या था, लव था, जिससे मुझे प्रेम था। आगे कहते हैं आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी सीम्ड टू ग्रो बिटवीन अस। देखिए ये कहते हैं आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, ये कहते हैं कि मैं ना अपने सेल से, मैं अपने कोठरी से, मैं अपने छोटे से रूम से माउंटेन्स पहाड़ को नहीं देख पाता था। बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस, लेकिन मेरा जो माइंड था, मेरा जो मन था ना, हमेशा मुझे इसके मतलब इसके कॉन्शियस मतलब इसके पास होने का ना मुझे हमेशा आभास होते रहता था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरे पास में ही। नियरनेस मतलब क्या होता है, पास होना। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एहसास होना या आभास होना। तो भले ही मेरे सेल से वो पहाड़ दिखता नहीं था, लेकिन उसके ना समीप होने का हमेशा मुझे एहसास होते रहता था। एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी सीम्ड टू ग्रो बिटवीन अस, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच ना सीक्रेट इंटीमेसी मतलब एक गुप्त घनिष्ठ संबंध बन गया था। देखिए पहाड़ को ये देखा करते थे, और पहाड़ को जब ये देखते थे इनको खुशी मिलती थी, और इनको ऐसा लगता था जैसे पहाड़ भी इन्हीं को देख रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते थे, और ये दोनों के बीच ना एक सीक्रेट इंटीमेसी क्या हो गया था, ग्रो हो गया था। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। आगे कहते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, कहते हैं कि बहुत सारे पक्षियों का जो झुंड है वो दूर तक ऊंचाई तक उड़ गया है, मतलब एकदम ऊंचाई तक उड़ के चला गया है। आकाश में ना बहुत सारे जो बर्ड्स के फ्लॉक्स हैं, पक्षियों का झुंड है, वह दूर तक उड़ गया है।
ए सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज़ गॉन वॉन्डरिंग ऑन, मतलब एक बादल का जो बहाव है, मतलब ए सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड का मतलब क्या हुआ, मतलब बादल का जो एक बहाव है वह भी दूर तक मतलब चला गया है। बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ के दूर तक चले गए हैं, एक बादल का जो बहाव है वह भी दूर तक चला गया है। एंड आई सीट एलोन विथ चिंग टिंग पीक, और मैं ना चिंग टिंग पीक के साथ अकेला बैठा हूँ। चिंग टिंग पीक जो है ना एक चोटी का नाम है, एक पहाड़ की चोटी का नाम है, और ये जो है ना मतलब अकेले बैठे हुए हैं और इस चोटी को देख रहे हैं। टावरिंग बियॉन्ड वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई, ये कहते हैं कि बहुत सारे पक्षी का झुंड है आकाश में दूर तक उड़ गए हैं, बादल का एक बहाव भी बहुत दूर तक चला गया है, और मैं ना अकेले बैठकर चिंगटिंग पीक को, यानी चिंगटिंग पीक जो टावर है, जो मतलब चोटी है, इसको मैं देख रहा हूँ। और हम लोग जो है ना एक दूसरे को देखते हैं और हम लोग एक दूसरे को देखते हुए थकते नहीं हैं। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 4 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट से विथ द पोएट ली ताइपो दैट आई नेवर ग्रीव weary even of the mountain, but that was a rare experience, and as a rule I found great comfort in its proximity। देखिए ये कहते आई एम अफ्रेड, मुझे ना भय है, आई कैन नॉट से, मैं ये नहीं कह सकता, विथ द लाई ताइपो के साथ, ली ताइपो पढ़ेंगे इसको, ली ताइपो के साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता, मुझे डर लगता है। किस बात को ये नहीं कह सकते और इनको क्यों डर लगता है, बात क्या है, दैट आई नेवर ग्रीव वेरी इवन ऑफ द माउंटेन। देखो एक पोएट थे ली ताइपो, उन माउंटेन को देखकर, पहाड़ को देखकर कभी थकते नहीं थे, और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है वो भी नहीं थकते हैं, लेकिन इस बात को ना जवाहरलाल नेहरू को बोलने का हिम्मत नहीं है। देखिए आगे वो कहते हैं, बट दैट आई वाज ए रियर एक्सपीरियंस, लेकिन ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि वह बहुत ही दुर्लभ अनुभव था, एंड एज आई रूल आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, और ये जो माउंटेन था, ये जो पहाड़ था ना, ये जो मतलब इसके समीपता से, इनके मतलब निकटता से ना इनको बड़ा कंफर्ट, बड़ा आराम मिलता था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे ना डर लगता है कि जो बात ली ताइपो बोले थे वो मुझे बोलने में डर लगता है, लेकिन ली ताइपो को जो फीलिंग पहाड़ से आती थी वही फीलिंग मुझे भी आती है। उनको कंफर्ट आराम मिलता था तो मुझे भी आराम मिलता है, लेकिन इस बात को मुझे ना बोलने का हिम्मत नहीं है। देखिए आगे वह क्या कहते हैं, इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक्ड down upon me with the wisdom of a million years and mocked at my वेरिंग moods and soothed my favored mind। देखिए ये जो सॉलिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता, और काम का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। तो ये पहाड़ का जो दृढ़ता और उसका जो शांत मिजाज होता था ना, डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ ए मिलियन ईयर्स, मतलब वो जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ जो है उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों वर्ष के बुद्धिमान, मतलब लाखों वर्ष के बुद्धिमत्ता के साथ जब ये पहाड़ मुझे देखते थे ना, तो जब मुझे देखते थे तो एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मोड्स, और ये ना मेरा उपहास उड़ाते थे, मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे। वेरिंग मोड्स, जब मैं बोर हो जाता था ना, जब मैं परेशान हो जाता था, तो ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ जो है मेरा ना मजाक उड़ाता था। एंड सूद माई फीवर्ड माइंड, और वो मेरे फीवर्ड माइंड को, मेरे बेचैन मन को शांत कर देता था। देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ दोबारा आपको। इसमें लिखा गया है, पहाड़ का जो दृढ़ता है ना, पहाड़ का जो शांति है ना, उसको देख कर ना जवाहरलाल नेहरू का जो फीवर्ड माइंड होता था, बेचैन मन होता था, वह शुद्ध यानी शांत हो जाता था। इस